आदाब नाजरीन, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खान अहमद अली साहब। खान अहमद अली साहब मुंबई शहर के एक मारूफ सोशल वर्कर है और इसके साथ ही सियासी तौर पर कई दहाइयों से सरगर्म हैं और कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा हैं। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं खान अहमद अली साहब से, जो चीता कैंप में एक काफ़ी बड़ा नाम रखते हैं। खान साहब, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। शुक्रिया। यहाँ पे अभी जो आपने बात की कि आज तक हम डट कर बात नहीं कर पाते हैं, डट के बात नहीं किया, उसकी वजह क्या है? क्यों ऐसे हम बात नहीं कर पाते हैं? इस बारे में कुछ बताएं। रियासती सतह पर देखा जाता है, स्टेट लेवल पर पॉलिटिक्स में काफ़ी चेंजेस है। आज ऐसी सिचुएशन है कि मुंबई शहर में और ख़ास करके मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवसेना वर्सेस शिवसेना इलेक्शन लड़ रही है। ये एक अलग तरह की सिचुएशन है। इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? नौजवानों के लिए आपकी क्या अपील है? आदाब नाजरीन, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खान अहमद अली साहब। खान अहमद अली साहब मुंबई शहर के एक मारूफ सोशल वर्कर है और इसके साथ ही सियासी तौर पर कई दहाइयों से सरगर्म हैं और कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा हैं। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं खान अहमद अली साहब से, जो चीता कैंप में एक काफ़ी बड़ा नाम रखते हैं। खान साहब, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। शुक्रिया। खान साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपसे हमारा ये सवाल है कि आप एक तवील अरसे से सियासत में सरगर्म हैं, समाजी तौर पर सरगर्म हैं और आप कई तरह से लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं। ये तमाम इतने अरसे में सियासी सतह पर किस तरह की तब्दीली हुई है और आपने इस दौरान किस तरह से काम किया है, कितने इलेक्शन में काम किया, इस बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा, मैं कोई लीडर वगैरह तो हूँ नहीं, मामूली सा वर्कर हूँ, चीता कैंप में रहता हूँ। मैं 1978 से कांग्रेस के ओहदे पर, अभी तो खैर किसी ओहदे पर नहीं हूँ, सब जगह से मैंने रिटायरमेंट ले लिया। रही गई बात, आपने कहा कि हालात पुराने माजी के मुकाबले में आज के हालात क्या है। मैं तो एक बात कहूँगा कि बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं। पहले के लीडरों में जो भी लीडर होते थे, किसी भी पार्टी का हो, शिवसेना का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, उन लोगों को दिलों में एक जज्बा था कि लोगों की खिदमत करें। हम लोग अगर चुन के आते हैं तो लोगों की भलाई के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए। अगर कोई कॉरपोरेटर चुन के आता था तो वो सोचता था कि भाई मैं समाजी और सिविक मामलात के अंदर लोगों की मदद करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करूँ, यहाँ की साफ सफाई का ख्याल रखो, हॉस्पिटल से इन चीज़ों का ख्याल रखो। जो एमएलए आते थे, वो जो स्टेट लेवल के जो कानून कायदे हैं, जो बड़े काम थे, जैसे हॉस्पिटल से रोड है, वो उसके बारे में सोचते थे। और रह गई एमपी की बात, तो बहुत ऊंचे लेवल का मामला है, मुल्की सतह पे जो कानून वगैरह बनते हैं तो उस पर ध्यान देते थे। मेरा ऐसा ख्याल है कि एमएलए की हद तक जावेद खान साहब के बाद में हमने किसी एमएलए को देखा ही नहीं। हाँ, किसी हद तक जिनका अगर अखलाक के ताल्लुक से सोचा जाए तो यूसुफ अबरानी साहब का मामला ये था कि बड़े अखलाकमंद थे, काम करना ना करना वो तो खैर उनका मामला था। इन तमाम लोगों के साथ बहुत अखलाक से पेश आते थे और आपकी बात को सुनते थे। हाँ, और डेवलपमेंट की बात है तो जावेद खान साहब के बाद तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं आया था कि जावेद खान साहब ने ये जो 2 सीटें हैं जहाँ से माइनॉरिटीज के नुमाइंदे चुन के आते हैं, मेरा ऐसा ख्याल है कि आप इससे डिफर भी कर सकते हैं कि दोनों सीटों के जो बनाने वाले हैं वो जावेद खान साहब। बेपनाह काम किया उन्होंने, बड़े लेवल पे काम किया, चाहे रोड हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो। उसके बाद मैंने काम को होते हुए देखा नहीं। ठीक है, जो एमएलए चुन के आता हो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अभी एक फैशन चला है पिछले 5-10 सालों से, नाला और गटर बनाने का। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि नाला और गटर कितना बनाएंगे आप। तो ऐसा काम जो लगे जिससे अवामुन्नास का कोई फायदा हो, जैसे हॉस्पिटल है, अभी हमारे यहाँ पे एक मैटरनिटी होम है, हॉस्पिटल तो नहीं कह सकते उसको, 4 माले की इमारत है,
अगर उसको चाहे तो उसको एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, लेकिन 3 बार रिपेयर हो गया, 6-8 करोड़ रुपया उस पर खर्चा हो गया होगा रिपेयर, लेकिन उसके हालात नहीं बदले। ना वहाँ मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, ना वहाँ डॉक्टर्स हैं, ना मशीनें हैं, बस एक इमारत खड़ी हुई है। तो काम वाम तो खैर कुछ होता होता है। और दूसरी काम ना होने की वजह यह है कि लोकल सतह पे हम लोगों में बशमुल मेरे किसी की इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम अपने नुमाइंदगान से, अपने लीडरान से डट के बात कर सके कि आपने हमारे लिए क्या किया, चाहे वो MP हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो कारपोरेट। यहाँ पे अभी जो आपने बात की कि आज तक हम मतलब डट कर बात नहीं कर पाते हैं, डट के बात नहीं किया, उसकी वजह क्या है? क्यों ऐसे मतलब हम बात नहीं कर पाते हैं? इस बारे में कुछ बताएं। उसकी तो एक खास वजह यह है कि ज़्यादातर नुमाइंदगान जब इलेक्शन लड़ते हैं तो बेपना पैसा खर्चा करते हैं। तो आप सोच लीजिए ना, अगर आपने मुझसे कुछ रकम ली है तो किस मुंह से आके आप मुझसे बात करेंगे? तो भाई अगर मैं चुन के आया हूँ और आपने मेरा काम किया और आपने कुछ रकम ली, तो जब आप मेरे पास आएंगे तो सर उठा के बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कुछ बात की तो मैं फौरन कहूँगा तूने अपने काम की कीमत नहीं ली है मुझसे, अभी बात नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम लोगों के अखलाकी जुर्रत नहीं है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर ही वो नहीं रहा कि हम किसी को पूछ सके कि भाई हमने आपको वोट दिया है, आपकी क्या हैसियत है। एक नुमाइंदा जो आता है तो इलेक्शन लड़ने से पहले उसकी क्या हैसियत होती है, एक आम आदमी मेरे आपके जैसा। लेकिन हम लोग उसको वोट देते हैं तो वो कारपोरेटर बनता है या MLA बनता है या MP बनता है, हमारे वोटों के जरिए उसकी हैसियत बनती है। तो हम लोगों में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम लोग ठीक है उनसे बदतमीजी से ना करें, अच्छे से तो पूछे कि सर आपने क्या किया। आप भी बहुत छोटी उम्र के हो, आप देख लीजिए चीता के बद से बदतर और बदतरीन दौर से गुजर रहा है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, यहाँ के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें इतने अखलाक की जरूरत नहीं है कि हम चुने हुए नुमाइंदगान से या अरबाब इक़्तिदार से हम पूछ सकें कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया। जिस तरह की सूरत हाल का आप जिक्र कर रहे हैं, इस सूरत हाल को किस तरह से बदला जा सकता है? उसका कोई रास्ता है? तो मैं तो बहुत मायूस हूँ, वैसे मुसलमान होने के नाते मुझे नाउम्मीद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, मैं नाउम्मीद भी। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल दूर दूर तक हालात के सुधरने के मतलब ये जो हालात है सुधरने के कोई आसार नज़र नहीं आते। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को चुन के भेज दे हमारे साथ तो यहाँ के हालात को सुधार दे, वो एक उम्मीद है, अदरवाइज तो कुछ नजर तो नहीं आता। आप भी जानते हैं इस बात को, लेकिन ये है कि आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं, वरना मैं जो बोल रहा हूँ इससे आप पूरी तरह आगाह हैं। हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा आगाह हो, लेकिन बोल नहीं सकते आप, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं। रियासती सतह पर देखा जाता है, स्टेट लेवल पर पॉलिटिक्स में काफ़ी चेंजेस हैं। आज ऐसी सिचुएशन है कि मुंबई शहर में और ख़ास करके मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवसेना वर्सेस शिवसेना इलेक्शन लड़ रही है। ये एक अलग तरह की सिचुएशन है। इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं बीइंग एन मुस्लिम एक बात करूँगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी भी नहीं हूँ और लीडर भी नहीं हूँ, मैं मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन एज ए मुस्लिम मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले 77 साल हो गए हमें आज़ादी हासिल किए हुए, और 72 साल हो गए हैं कोई इलेक्शन हमारे मुल्क में होते हुए। 1952 में पहली बार इलेक्शन। मुसलमानों के लिए इससे पहले इतनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त कभी आया ही नहीं था। ये तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है, ये मेक और ब्रेक वाला इलेक्शन होने जा रहा है। आप तो सुनते ही हैं कि अब अगर इलेक्शन बीजेपी जीत जाती है तो आइंदा इलेक्शन भी नहीं होगा। मैं इतना ना उम्मीद भी नहीं हूँ, ठीक है इलेक्शन तो होते रहेंगे, इलेक्शन तो सद्दाम हुसैन भी जीत रहा था, इलेक्शन तो हुस्नी मुबारक भी जीतता है मिस्र, इलेक्शन तो पुतिन भी जीतता है रशिया में, आज ही कल ही उसने 5वीं बार सदारत का हल्फ लिया। इलेक्शन तो होते रहेंगे, लेकिन ये है क्या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा? आप पिछले 10 साल का मुआवजा कर लीजिए पिछली हुकूमतों से, ठीक है बहुत अच्छा नहीं हो रहा था हमारे साथ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हो रहा। तो आज के हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारी है
कि अपने सारे अख्तलाफात भूल के हम ऐसे कैंडिडेट को का साथ दें जो बीजेपी को हरा सके। तो जैसे मुसलमानों का एक अलमिया ये है कि वो पहली बात तो वोटिंग बहुत कम परसेंटेज मुसलमान इलाके में बहुत कम परसेंटेज होता है, और जब इलेक्शन चुन के कोई ऐसे लोग चुन के आ जाते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, जो आपके हक में मतलब मुज़िर होते हैं, फिर आप 5 साल रोना धोना होता है। तो साहब ये वक्त है, आप निकलिए अपने इलाकों में 70-80% पोलिंग कीजिए ना, उसके बाद अगर कुछ बात हो तो शिकायत कीजिए। आप अपना फर्ज अदा नहीं करते, लेकिन हमेशा हम लोग हक की बात करते हैं। हक कब होगा? पहले आप अपने फ़राइज़ का तो अच्छी तरह अदा कीजिए, उसके बाद हुकूक की बात कीजिए। अभी एक चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पार्टी के नाम सेम होने की वजह से सिंबल को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन में क्या कुछ बड़े रद्दोबदल हो सकते हैं, या किस तरह की चीज़ों के अंदेशे हैं? हाँ, कन्फ्यूज़न तो बहुत है, क्योंकि यहाँ दोनों लोग जो 2 कैंडिडेट हैं, अनिल देसाई साहब हों या राहुल शेवाले साहब हों, दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। राहुल शेवाले साहब लोकल हैं, यहाँ पे रहने वाले, तो इसलिए लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या मामला है। तो ये ज़िम्मेदारी कैंडिडेट के साथियों, जो उनका जो ग्रुप है, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दें कि भाई राहुल शेवाले साहब क्या है, अनिल देसाई साहब क्या है, वरना मुसलमान कंफ्यूज रहेगा। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर मुसलमानों ने सिर्फ हाथ का पंजा और घड़ी ही देखा है। अब ये नया इशू बन गया है कि अभी मशाल है, तो ये बात, ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, लेकिन जो लोग इलेक्शन लड़वा रहे हैं या जो जो नुमाइंदे हैं, जो नुमाइंदगान के नुमाइंदे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनते हैं कि इस इलाके में जहाँ बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो आएँ, गली गली जाएं या कॉर्नर मीटिंग करें और लोगों को समझाएं कि भाई हम उनसे अलग हैं, ताकि लोग समझें, वरना इसका नुकसान हो सकता है। नौजवानों के लिए आपकी क्या अपील है? नौजवानों को तो मेरा पैगाम ये है कि हम लोग थोड़ा सा ज़मीन पे चलना सीख लें। खुसूसी तौर पे मुस्लिम नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि हमारी हैसियत क्या है उन बच्चों को नहीं मालूम। हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी बन चुके हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, समझिए कोई इशू नहीं। हमारी हैसियत ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कोई है, ना आप पुलिस स्टेशन चले जाइए आपकी कोई हैसियत है, अरबाब इक़्तिदार के पास चले जाइए आपकी कोई हैसियत नहीं। तो हम लोगों को ये समझना है, हालात के मुताबिक अपने अखलाक को दुरुस्त करना है, एक अच्छा मैसेज देना है लोगों तक कि भाई ठीक है, हम लोग भी आपके शाना बशाना चलना चाहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। वो तो आपके जो मुखालफिन है वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी सतह से ऊपर आए, वो चाहेंगे कि आप तो और उससे निचले दर्जे पे चले जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आप, 2006 में गालिबन आई है, 2005 में। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एक नई कमेटी बना दी गवर्नमेंट ने, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, उसकी भी रिपोर्ट आई, फिर एक नई कमेटी बना दी है, कुंडू कमेटी। उसके अंदर मुसलमानों के हालात, जस्टिस सच्चर साहब ने ये कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात दलितों से और आदिवासियों से भी खराब है। क्या हमारे जो लीडरान हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, हमारी मिल्लत के जो लीडरान हैं, क्या कभी इस बात पर उन्होंने गौर किया? क्या कभी इस मामले में उन्होंने काम करने की कोशिश की? हमारा अलमिया ये है कि हमारी मुस्लिम लीडरशिप जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, वो आपको एकदम हिकारत की नज़र से देखती है। वो ये भूल जाते हैं कि उनको किसने बनाया है। वो कभी इस बात पे रिसर्च नहीं करते कि हमारे हालात क्या हैं। इस काम में मैं मुबारकबाद पेश करूँगा साउथ के लोगों को, साउथ के मुस्लिम लीडरान हो चाहे साउथ के हिंदू लीडरान हो। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दूं कि इस मुल्क का हिंदू इंतहाई दर्जे का सेकुलर है, लेकिन आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए साउथ में माइनॉरिटीज का आखिरी किला जो है साउथ ही साबित होगा। साउथ में हर चीज़ का रिकॉर्ड है उनके पास कि मुसलमानों में तालीम का क्या स्टैंडर्ड है, क्या परसेंटेज है,
मुस्लिम लड़कियों की तालीम का क्या परसेंटेज है, ग्रेजुएट कितने हैं मुसलमानों में, कितने मतलब बेकार हैं, कितने बेरोजगार हैं। क्या नॉर्थ के या ईस्ट के या वेस्ट के मुस्लिम लीडरों ने कभी इस पर काम किया? मेरा ऐसा ख्याल है कि कभी काम नहीं किया, क्योंकि लीडरों को मालूम है कि हमको काम करने की जरूरत ही नहीं है, ये कौम जाएगी कहाँ, सबको मालूम है, अरे ये हमको ही वोट देगा और हमको ही जिताएगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, इसको हम कॉन्फिडेंस तो नहीं कहेंगे, ये नेगेटिव कॉन्फिडेंस है कि भाई मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये बीमारी जो है, गैर मुस्लिम जो लीडरान है जिनको दावा है कि वो सेकुलर है, ये बीमारी उनमें भी आ गई। उनका भी ये कहना है कि मुसलमान जाएगा किधर, आप देख लीजिए मुसलमानों को रिस्पॉन्स ही नहीं देता। क्या वजह है? जबकि हम लोग बैलेंसिंग फैक्टर है, हम लोग किसी भी कैंडिडेट को जिता या हरा सकते हैं, लेकिन हमारी ये हैसियत खत्म कर दी गई, उसमें हमारा बहुत बड़ा है। हम लोग अपने आप को ये समझ लें कि हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी हैं। जिस दिन ही हम लोग समझ लेंगे उस दिन हम अपने हालात को सुधारने की कोशिश करने लग जाएंगे, वरना हम लोग इसी ख्वाब खरगोश में मुब्तला रहे। जैसा चल रहा है उससे बदतर दौर मुझे तो नजर आ रहा है आने वाला वक्त। ये अभी आखिरी सवाल आपसे, क्या ये हालात बदलने का यही सही वक्त है? देखिए, हालात बदलने का इंतजार, मुर्दा कौमें जो है वो हालात के बदलने का इंतजार करते हैं। मैं इंतहाई शर्मिंदगी के साथ और बहुत ही मायूसी के साथ और बहुत माफ़ी के साथ मैं अपनी कौम के ताल्लुक से तो ये कह सकता हूँ कि हम लोग हालात को सुधारना ही नहीं चाहते। हम भाई, आप सोए हुए लोगों को तो आप जगा सकते हैं, जो लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं आप उनको कैसे जगाएं? तो हमको इन हालात से निकलना है तो हमको ही मेहनत करनी होगी, इक़्तिदार में हमको हमारा हिस्सा लेना होगा। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये ईमान है, आपका भी है, तमाम मुसलमानों का ये ईमान कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हाथ उठा के दुआ कर देते, सारा मक्का, सारा मदीना और सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि एक दौर ऐसा आएगा मेरी उम्मत इस हाल में पहुंचे। आपने पत्थर खाए, आपने जुल्म सहे, आपने तकलीफें सही मक्के मौजमा, फिर उसके बाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने हिजरत की। फिर आप देखिए किस तरह मुसलमानों का इक़्तिदार आगे आगे आगे। हमने गैर मुस्लिमों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया नहीं ना। और आप ये सोचोगे कि नहीं भाई हमको इक़्तिदार में हिस्सा नहीं, अरे इक़्तिदार के बिना तो आपके मसाइल हल ही नहीं होंगे। भाई 3 तलाक का मसला आया, आर्टिकल 370 का मसला आया, अगर आप भी अच्छी खासी मिकदार में तादाद में अगर पार्लियामेंट में होते तो इस पर बहस होती, ये पास होता ना होता ये दीगर बात है। बहुत सारे मसाइल हैं, आपके तकदीरों के फैसले पार्लियामेंट में होते, लेकिन आपकी तादाद ही नहीं है, जो उनके मन में आता है वो कानून पास करते हैं। तो इसीलिए आपको इक़्तिदार में हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि बड़ी से बड़ी सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को टिकट देने से डरती है, कह रहे नहीं अगर मुसलमानों को दे देंगे तो फिर वो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। मैं सेकुलर पार्टियों से ये सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने जितने कैंडिडेट खड़ा किए क्या सब चुन के आ जाएंगे, सब जीत जाएंगे? आप दे देते मुसलमानों को भी टिकट, हारता हार जाता, एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है इस कौम का। लेकिन जो जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं उन्होंने ये समझ लिया कि नहीं भाई मुसलमानों को अगर टिकट दे देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। महाराष्ट्र से 2-2 MP चुन के जाते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, मध्य प्रदेश से 2 MP चुन के जाते थे, असलम शेर खान और गुफरान आजम। बीजेपी के MP चुन के जाते थे वहां से, मोहम्मद आरिफ बेग साहब। लेकिन आज क्या है, पूरे मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम MLA, वो भी भोपाल से, 240-44 में से। तो आहिस्ते 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 हमको हमारी शिरकत को हमारे हिस्से को इक़्तिदार से ख़त्म किया जा रहा है। इस पर मुसलमानों को गौर करने की ज़रूरत है, वरना 5 साल और 10 साल में आपकी तो हैसियत ख़त्म हो जाएगी। आपने कहा कि आखिरी सवाल, लेकिन एक बात और सुन लीजिए आप, 1980 आज से 44 साल पहले पार्लियामेंट में कितने, लोकसभा में कितने मुसलमान थे? 49 मुसलमान थे। कभी 1980 में हम पे इल्जाम ये लगाया जाता है कि ये 4 शादी करते हैं और 25 बच्चे पैदा करते हैं। चलो साहब, हमसे तो एक नहीं संभलती, 4 क्या करें?
कर्जा नहीं दिया भाई। 1980 से लेके 2024 तक कुछ तो आबादी बढ़ी होगी हमारी, तो 49 का 50 हो जाता। इस ये जो अभी पार्लियामेंट खत्म हुआ है, पता है कितने मुसलमान हैं? 27। इससे पहले कितने थे पता है? 23। यानी लगातार हम कम होते जा रहे हैं। आपका इल्जाम क्या है कि हम आबादी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इक्तिदार में हमारा हिस्सा देखिए, 49 आज से 44 साल पहले, और आज 27। और मुझे तो लगता है अगर 20-20 बार चुन के आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसमें सेकुलर पार्टियों का बहुत बड़ा, आप गलती कहिए, गुनाह कहिए, कि उन्होंने अकलियतों से दूरी बना दी है डर के। अरे आप अपने स्टैंड पे खड़े नहीं ना, आप सेकुलर हैं, जो नॉन सेकुलर लोग हैं उनको करने दीजिए, या आप ये गारंटी दीजिए कि आप जितने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं सब चुन के आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप उनको, वो हिंदू मुस्लिम की आड़ में हमारा हिस्सा क्यों छीन रहे हैं भाई? तो ये थे हमारे साथ खान अहमद अली साहब, जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। खान साहब, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।